नमस्कार। दिन भर की तमाम खास खबरों को लेकर समेटकर हम हाजिर हैं न्यूज नाइट में। भारत पूरी दुनिया के लिए फिल्मों और रचनात्मक निर्माण के मामले में वैश्विक कंटेंट हब बनने की ओर तेजी से बढ़ चला है, जिसकी मुनादी आज फ्रांस के कान में हो गई है। कैसे, बताएंगे आपको। तो साथ में बताएंगे कि क्यों हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस का सियासी अंधेरा और गहरा गया है। और हमारी विशेष नजर होगी पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले पर, जहां सीबीआई के लिए अब टीएमसी के दो बड़े नेताओं और मंत्रियों से पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है। क्यों इस घोटाले की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उठने की बात कही जा रही है, करेंगे विशेष चर्चा जानकारों के साथ। तो साथ में होगी दिन भर की तमाम खास खबरें। मैं हूं ओम प्रकाश दास और शुरुआत सुर्खियों के साथ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कान फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ने भारत में विदेशी फिल्मों के निर्माण और शूटिंग के लिए $260,000 की सीमा के साथ 30% तक नगद सहायता की प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत को दुनिया का कंटेंट हब बनाने में फिल्म निर्माण और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भारत को गंतव्य बनाने के लिए करेंगे प्रयास। सूचना प्रसारण मंत्री ने भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पोस्टर का किया अनावरण। कहा, भारतीय मंडप भविष्य में भारतीय सपने का बनेगा अग्रदूत। फिल्मी हस्तियों का लगा तांता, भारत के लिए बताया गौरव का क्षण। कान फिल्म महोत्सव में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दिया गया है सम्मान। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सीबीआई जांच का दिया आदेश। गुजरात में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। राज्य कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर युवाओं का सम्मान न करने का लगाया आरोप। कहा, राज्य कांग्रेस के जिम्मेदार नेता दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व को खुश करने में ही लगे रहते हैं, जनता और उनके सरकारों से है दूर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन से जुड़ी 2018 की राष्ट्रीय नीति में संशोधन को मंजूरी दी। जैव ईंधन के निर्यात, एनबीसीसी में नए सदस्यों को जोड़ने और पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण लक्ष्य को 5 साल पहले ही हासिल करने से जुड़ा है संशोधन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होल्डिंग और मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल को विनिवेश या बंद करने की प्रक्रिया की सिफारिश का अधिकार प्रस्ताव को दी स्वीकृति। गुजरात के मोरबी में एक नमक फैक्ट्री की दीवार ढह जाने से दर्जन भर श्रमिकों की मौत, 18 लोग हुए घायल। घटना पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुदान राशि का किया ऐलान। राज्य सरकार ने भी मुआवजे की घोषणा की। पूर्वोत्तर के असम, अरुणाचल से लेकर दक्षिण के केरल, कर्नाटक में बारिश से लोगों का जीना हुआ मुहाल। असम में कोपिले नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। ब्रह्मपुत्र और उसकी कई सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा। सरकार ने अलग अलग स्थानों पर 178 राहत शिविरों और केंद्र स्थापित किए। बेंगलुरु में बीती रात हुई भारी बारिश के बाद शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हुई। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन। निकहत जरीन ने एक तरफा जीत के साथ फाइनल में बनाया स्थान। वहीं मनीषा और परवीन ने सेमीफाइनल में हार के साथ जीता कांस्य पदक। और सबसे पहले बात कलकत्ता की। कोलकाता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को बुधवार को बरकरार रखा जिसमें स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा की गई कथित अवैध नियुक्तियों की सीबीआई जांच करने के निर्देश इसमें दिया गया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट के इस सिलसिले में बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश भी दिया। वहीं खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। बुधवार को पश्चिम बंगाल एक और सियासी हंगामे का गवाह बना, वो भी शिक्षक नियुक्ति में धांधली के आरोपों को लेकर। दरअसल स्कूल सर्विस कमीशन के माध्यम से नौकरी देने के मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति में धांधली के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बुधवार को ममता सरकार में भ्रष्टाचार और नौकरी की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान स्थानीय पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच जबरदस्त खींचतान देखने को मिली। खबरें तो हाथापाई की भी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को शिक्षक भर्ती घोटाले में उनसे पूछताछ के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले के बाद बुधवार को हाईकोर्ट की एक और खंडपीठ ने भी फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं को सार्वजनिक घोटाला करार दिया है। Unable to get any leave because there is a procedural lacuna because that petition is not yet affirmed. So there is no such stay of the single bench order. So he have to comply the single bench order. Otherwise it will be a contemptuous act. सिस्टम में 1, 2, 3, 4 आदमी 0.01% कभी कुछ कर बैठे हैं और स्टूडेंट्स लोगों को हैरासमेंट हो रहा है। जो लोग काम मांगते हैं उनके साथ ठीक नहीं अगर हुआ तो इसका पूरा जिम्मेदारी ये पूरा पार्टी का, पूरा सरकार का ये नहीं है। ये इसका रिस्पांसिबिलिटी अगर कोई इरेगुलरिटीज है तो उसका है। दरअसल स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना 2014 में प्रकाशित हुई। भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई। हालांकि भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं भी दाखिल की गईं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कम अंक प्राप्त करने वाले कई परीक्षार्थियों ने मेरिट सूची में उच्च स्थान प्राप्त किया। आरोप ये भी थे कि कुछ आवेदक जो मेरिट सूची में भी नहीं थे उन्हें भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। एक अन्य मामले में 2016 में ममता बनर्जी सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 13,000 गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने परीक्षाएं और साक्षात्कार आयोजित किए। एक पैनल बनाया गया था। आरोप सामने आए हैं कि आयोग ने पैनल की समाप्ति के बाद लगभग 500 अनियमित भर्तियां की। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मंगलवार को मंत्री परेश अधिकारी को सीबीआई दफ्तर में हाजिर होने का भी आदेश दिया था। यहां तक कि कोर्ट ने मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल से भी मंत्री परेश अधिकारी को पद से हटाने को कहा है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। हालांकि इसके लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। मंत्री परेश अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटी को स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी में बिना मेरिट लिस्ट में नाम आए ही शिक्षिका की नौकरी दिलवा दी। भाजपा इस मसले को लेकर हमलावर है। जो लोग कहते हैं ना कि आप साहब जो रियल मुद्दा तो आप जाइए बंगाल में कत्लेआम हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, चारों तरफ जो है बेगुनाह जो है उनको मारा जा रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है उनको। दरअसल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को भी सीबीआई के सामने पेश होने को कहा है। अदालत ने कहा है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए शिक्षकों और ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए 2016 के पैनल की भर्ती प्रक्रिया की देखरेख के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति अवैध थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को बुधवार शाम तक सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने घोटाले की जांच के लिए गठित जस्टिस बाग कमेटी की रिपोर्ट को मान्यता दी है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जांच की आंच मुख्यमंत्री तक भी पहुंचेगी। डिवीजन बेंच के आदेश के अनुसार अब महाघोटाले में हुई नियुक्तियों में सीबीआई पैसों के लेन देन से लेकर प्रभावशाली लोगों की भूमिका तक की जांच कर पाएगी। तो सवाल है कि क्या इतने बड़े घोटाले में सिर्फ 2 लोगों की संलिप्तता है या फिर पूरे तंत्र की संलिप्तता है, सरकार की भी संलिप्तता और उसकी जिम्मेवारी क्या बनती है।
इसी पे हम चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम इस पे जो तमाम पक्ष हैं, चाहे टीएमसी है, चाहे वो बीजेपी है, और क्या जानकार कहते हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। तो आप कार्यक्रम के अगले हिस्से में जरूर इस पे आधारित चर्चा देखें। फिलहाल खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस आला कमान से काफी वक्त से नाराज चल रहे गुजरात प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही हार्दिक पटेल ने एक पत्र लिखा है और उसमें लिखा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर मुद्दों के प्रति असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है और इसे एक इस्तीफे की मुख्य वजह बताई है। चिंतन शिविर के जरिए खुद को उबारने में जुटी कांग्रेस की चिंता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के लिए ताजा चिंता गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने पैदा कर दी है, जिन्होंने पार्टी की सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जो किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वे कांग्रेस के एक युवा चेहरे के रूप में पहचाने जाते हैं। पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा कि कांग्रेस में युवाओं का सम्मान नहीं है, ये पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति कर रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और राज्य कांग्रेस नेतृत्व जमीन पर काम करने में विफल है। राज्य कांग्रेस के जिम्मेदार नेता दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व को खुश करने में ही लगे रहते हैं, वो जनता और उनके सरोकार से दूर हैं। पटेल ने कहा कि वो बीते 3 वर्षों से महसूस कर रहे हैं कि ये पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति में व्यस्त है। कांग्रेस जनता की भावना को समझने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में चाहे सीएए का मामला रहा हो, राम मंदिर का विषय या फिर धारा 370 को हटाने का मुद्दा रहा हो, कांग्रेस सिर्फ विरोध में लगी रही। ये पार्टी जनमानस और उनकी भावनाओं का निरादर ही करती रही है। पटेल ने कहा कि गुजरात की जनता भी उनसे पूछने लगी थी कि वो कांग्रेस में क्यों हैं। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गुजरात से नफरत का भी आरोप लगाया है। इस बीच कांग्रेस ने हार्दिक पटेल के इस्तीफे को अवसरवादी करार दिया है। पार्टी के नेता रघु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में युवा नेताओं की कमी नहीं है। तो ये अवसरवाद की राजनीति है और कुछ नहीं है इसके अलावा। और गुजरात समझती है वही एकमात्र युवा देश में है। ये किसने कह दिया? बहुत सारे नौजवान इस देश के अंदर जो विचारधारा के आधार पर, जो समर्पण के आधार पर, अनुशासन के साथ पार्टियों में काम करते हैं। अपनी चिट्ठी में हार्दिक पटेल ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के नेताओं से मिलने पर उनका ध्यान गुजरात की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीजों पर रहता था। उन्होंने कहा कि जब भी देश संकट में था या कांग्रेस को नेतृत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तो कांग्रेस के नेता विदेश में थे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी खबरों पर। तो खबर यह है कि केरल के कई जिलों में आज भारी बारिश हुई है। कोट्टायम में भारी बारिश के कारण जल भराव देखा गया। मौसम विभाग ने अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान जताया है और इसे देखते हुए 7 उत्तरी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। असम की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। शहर की मुख्य सड़कों, फ्लाईओवरों और अंडरपास में जल भराव होने के कारण वाहनों को काफी परेशानी हुई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की मार ने लोगों को बेहाल कर रखा है। जहां एक और उत्तर भारत में गर्मी है, वहीं असम, कर्नाटक और केरल बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। उत्तर भारत में इन दिनों पिछले दिनों के मुकाबले पारे में गिरावट से लोगों को राहत मिली है। फिर भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में अधिकतर जगहों पर पारा 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। तेज गर्मी ने किसानों की भी मुसीबत बढ़ा दी है। अचानक भीषण गर्मी से फसल खराब होने से किसान परेशान हैं। तरबूज लगाने के बाद अब इसने मक्का चोबी है, तरबूजों की फसल मारी गई तो मक्का चोबी, तो मक्का में भी वो लग रहा कीड़ा, मक्का की भी बचत न हो रही। तरबूजों में वही पता न क्या मर्जी लगाए, ऊपर से पानी लगाएंगे, खाद लगाएंगे तो फिर नीचे से फट रहा है, सड़ जाए। रेते का ही भपका है ज्यादा, पानी भी ज्यादा लग रहा है और तरबूज भी कम उतरा है। बेल सूख रही है तमाम। नुकसान तो ऐसी हुआ कुछ कम 1 लाख के करीब में।
इस बीच अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसके कारण काफी लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। असम में कोपिली नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि ब्रह्मपुत्र और उसकी कई सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अब तक 26 जिलों के 1089 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 4,03,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं और 32,944 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। सरकार ने अलग अलग स्थानों पर 178 राहत शिविर और केंद्र स्थापित किए हैं और लगभग 40,000 लोगों ने इन शिविरों और केंद्रों में शरण ली है। कई जगहों पर नदी के तटबंध टूट गए हैं। खासकर दीमा हसाओ जिले में कई जगहों पर सड़क और रेल संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने कहा है कि संपर्क बहाल करने के प्रयास जारी हैं और अब तक 12 स्थानों पर बहाली का काम पूरा किया जा चुका है। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीती रात हुई भारी बारिश के बाद शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं और लोगों के घर पानी से भर गए। वसंत नगर के अंडरपास में जल भराव होने की वजह से एक ऑटो रिक्शा फंस गया। वहीं मल्लेश्वरम में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पेड़ टूटकर गिरे हुए नजर आए। बारिश और जल भराव ने शहर के जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कैबिनेट मंत्री आर अशोक मुनिरत्ना और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि और अन्य अधिकारियों के साथ चिकमंगलूर जाते हुए दक्षिण बेंगलुरु के होसाकेरेहल्ली के पास बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बाद में मुख्यमंत्री बोम्मई ने बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण बाढ़ में डूबे घरों के लिए 25,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की। साथ ही जान गंवाने वालों के लिए 5 लाख रुपए के अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है। मौसम विभाग की माने तो तटीय कर्नाटक में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। There is a cyclonic circulation over Tamil Nadu and neighborhood between 1.5 and 5.8 kilometers above mean sea level. So under the influence of these systems, we are expecting widespread rains over coastal Karnataka for next 2 days, followed by fairly widespread rains from day 3 to day 5, that is from 20th to 22nd. केरल के कोझिकोड और कोट्टायम में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव देखा जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। बिजली लाइनें भी बाधित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 20 मई तक रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बिजली गिरने, तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों में से एक एजी पेरारीवलन को रिहा करने के आदेश दिए हैं। पेरारीवलन पिछले 31 साल से जेल में बंद है। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक जनसभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के अनुसार विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए रिहाई का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्यपाल ने पेरारीवलन की अर्जी पर फैसला करने में काफी समय लगाया। पेरारीवलन 30 साल की सजा काट चुका है। 27 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि पेरारीवलन को रिहा क्यों नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा था कि बिना कानूनी पहलू पर गौर किए ये बताएं कि क्षमा करने पर फैसला करने के लिए उचित प्राधिकार राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की इस बात के लिए आलोचना की थी कि इस मामले को राष्ट्रपति के पास रेफर कर दिया। इस मामले में सीबीआई ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल को इस मामले में फैसला करने का अधिकार है। ये राज्यपाल ही तय करेंगे कि पेरारीवलन को रिहा किया जाए या नहीं। पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था कि वो दया याचिका पर फैसला करे। पेरारीवलन की ओर से कहा गया है कि उन्होंने 2018 में राज्यपाल के पास दया याचिका लगाई थी और कहा था कि उनकी बाकी सजा माफ की जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिहाई के आदेश के बाद पेरारीवलन के घर पर खुशी का माहौल देखा गया। उनके परिवारजनों और मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और अपनी खुशी को जाहिर किया। गौरतलब है कि पेरारीवलन पिछले 31 सालों से जेल में बंद है। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक जनसभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। पेरारीवलन को 1998 में
टाडा कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। बाद में इस सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया था। हालांकि इसके बाद साल 2014 में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इसके बाद इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन को जमानत दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होल्डिंग और मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल को उनकी किसी भी सहायक इकाइयों और संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी के विनिवेश या बंद करने की प्रक्रिया की सिफारिश करने के अधिकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के होल्डिंग और मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश हिस्सेदारी की बिक्री के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए वैकल्पिक तंत्र को अधिकार देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधनों का उद्देश्य जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक की अनुमति देना, पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को अगले वर्ष 1 अप्रैल तक आगे बढ़ाना और देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा संशोधन राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति में नए सदस्यों को शामिल करने और विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति देने के लिए भी है। इन संशोधनों से मेक इन इंडिया अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे जैव ईंधन के उत्पादन बढ़ने से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी आएगी। डीआरडीओ के सहयोग से भारतीय नौसेना ने सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से एंटी शिप मिसाइल की पहली फायरिंग करके भारत की एक बार फिर ताकत दिखाई है। ITR बालासोर से की गई ये फायरिंग भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मिसाइल ने हेलीकॉप्टर के लिए होममेड लॉन्चर सहित कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। ये भारतीय नौसेना के लिए पहली स्वदेशी हवा से लॉन्च की जाने वाली एंटी शिप मिसाइल प्रणाली है। भारतीय नौसेना ने मिसाइल दागने का संक्षिप्त वीडियो जारी किया है, जिसमें मिसाइल से लैस एक सी किंग 42B हेलीकॉप्टर ओडिशा तट से दूर बालासोर में समुद्री परीक्षण रेंज के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात कान फिल्म फेस्टिवल की। और कान फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर भारत के इंडिया पवेलियन का उद्घाटन आज केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया और इसी अवसर पर 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर भारत में विदेशी फिल्मों के निर्माण और शूटिंग के लिए $260,000 की सीमा के साथ 30% तक नकद सहायता की प्रोत्साहन योजना की घोषणा भी की गई। तुम्हारी घुमरी चैन की राड़ी रे माँ, तुम्हारी घुमरी चैन की राड़ी रे माँ, रजरी घूमर रमरा में जासा, रजरी घूमर रमरा में जासा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। फ्रांस के कान फिल्म महोत्सव में भारतीय लोकगीत की धूम। शुभ दिन आया भारत ना। जी हाँ, ये नजारा है कान में भारतीय पवेलियन के उद्घाटन का। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पोस्टर का भी अनावरण किया। इंडिया पवेलियन को एक और उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि केवल आपके विश्वास और प्रयास से यह भविष्य में भारतीय सपने का अग्रदूत बनेगा। India Pavilion is a feather in our cap. Only with your Vishwas and Prayas today, it will become the pioneer of the India dream tomorrow. And I'll thank all the team members who have put all the efforts to put this together.
I hope your experience at the India Pavilion will be worth remembering. मैं एक ही बात कह सकता हूं, जो भी भारतीय पवेलियन में आए वो वापस जाता हो यही कहे, मोगेम्बो खुश हुआ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत में विदेशी फिल्मों के निर्माण और शूटिंग के लिए $260,000 की सीमा के साथ 30% तक नकद सहायता की प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत में बनाई जाने वाली विदेशी फिल्मों के लिए 15% या अधिक भारतीय व्यक्तियों को काम पर रखने के लिए $65,000 की सीमा के साथ एक अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार भारत को दुनिया का फिल्म निर्माण और फिल्मों की शूटिंग के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। I am delighted to announce that today in Cannes, an incentive scheme for audio-visual co-production and shooting of foreign films in India, with a cash incentive of up to 30% with a cap of $260,000, and in the case of foreign films being shot in India, an additional bonus with a cap of $65,000 for employing 15% or more manpower in India. These are certain to propel our stories and culture to the audiences from across the world and allow for our culture, societal and informational cross-pollination at a scale and depth that was unimaginable before. भारतीय पवेलियन के उद्घाटन पर पहुंचे फिल्मी सितारों ने इसे गौरव का पल बताया। I also truly believe that India is at the cusp of greatness. This is just the beginning. We have the talent, we have the ability, and I think we just need that sort of conviction. And there will come a day, I truly believe, where India won't have to be at Cannes, Cannes will be in India. Windows for pan-India films. And today being here at Cannes feels like an exactly same opportunity because I think all of this happened very last minute. But I do understand that India has contributed for years together. And finally, in the 75th year, the partnering of the Cannes Festival with India is really iconic. हमारी कंट्री में बहुत स्टोरीज हैं जो बहुत लोकल हैं लेकिन ग्लोबल लेवल पे बहुत वर्क कर सकती हैं वो क्योंकि हर जगह पे एक स्टोरी है हमारे यहाँ पे. Even though we have so many stories, we should tell stories. We have our own narrative about the West. We should be doing that. The West does Gandhi. Here's a man who's done Elizabeth, the Virgin Queen. So I'm super inspired about him. The next Cannes is in India, because if it's not, then I don't know where Cannes will go. We are the land of stories. And forever our filmmakers have been saying, how do I adapt my story so the West loves it? The West is plateauing, the East is rising. Who is the East? We are the East. We are the culture. We are the storytellers. We have to also make cinema making not a job of हिम्मत वाला. हमारे देश में हिम्मत वाले का काम हो गया, टैलेंट वाले का काम होना चाहिए, स्टोरी वाले का काम होना चाहिए. Because the film making of the process should become so simple and easy that someone who's dreaming out there in a small town of a small film could be, coming from absolutely, and we talk about diversity. How will the diversity come? Unless the empowerment happens. इस साल भारत को कान फिल्मोत्सव में सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है. भारत वैश्विक दर्शकों को देश की सिनेमाई उत्कृष्टता, तकनीकी कौशल, समृद्ध संस्कृति और कथा की शानदार विरासत का अनुभव साझा करना चाहता है. खबर गुजरात से. गुजरात के मोरबी की हलवद में एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है. दीवार गिरने से इस घटना में करीब 30 श्रमिक नीचे दब गए. मोरबी की घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है. वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में मरने वाले प्रत्येक श्रमिकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है. मोरबी के हलवद इलाके में एक नमक फैक्ट्री की दीवार ढह जाने से बड़ा हादसा सामने आया. हादसे में तकरीबन दर्जन भर श्रमिकों की मौत हो गई. घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है.
इसके साथ ही मुआवजे की घोषणा भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मोरबी में दीवार गिरने से हुई त्रासदी हृदय विदारक है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। स्थानीय अधिकारी प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने मोरबी में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक और कलेक्टर समेत कई उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जेसीबी से मलबा हटाकर श्रमिकों को निकालने का कार्य शुरू किया गया है। इसके अलावा कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए और उनका पूरा इलाज मुफ्त करवाने की भी घोषणा की है। 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 को हमने प्रेफर किया है सुरेंद्रनगर CU में, और सब तंत्र और पूरा व्यवस्था हमारे यहाँ के सब लोग काम कर रहे थे। उस फैक्ट्री में एक दीवार थी, वो दीवार गिरने से दूसरी तरफ जो लेबर काम कर रहे थे, पैकेजिंग का काम कर रहे थे, वो सब इसमें दब गए। इसकी वजह से 12 लोग की मौत हो गई। यहाँ 2 JCB काम पे लगाए थे। तुरंत हमने रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया था और सभी डेब्रिज को हटा के हमने डेड बॉडी उनमें से बाहर निकाली थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि गुजरात के मोरबी में एक हादसे में 12 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मैंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है। प्रशासन राहत पहुंचाने में तत्परता से लगा है। घायलों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाकर उन्हें उपचार दिया जा रहा है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जानकारी के अनुसार हादसा हलवद GIDC स्थित सागर सॉल्ट नाम की फैक्ट्री में दीवार ढहने से हुआ। उस वक्त वहां करीब 30 मजदूर काम कर रहे थे। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने भी बचाव अभियान शुरू किया। और अब आइए नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर देश में सभी लोगों से संग्रहालय में अपनी संस्कृति और सभ्यता को देखने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मौके पर देश के सभी संग्रहालय आम लोगों के लिए निःशुल्क खुले रहेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दी। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा। सूत्रों के मुताबिक बैजल के इस्तीफे के पीछे की वजह निजी कारण बताए जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को 3 महिला जजों समेत कुल 9 नए न्यायाधीशों ने बतौर जज पद की शपथ ली। इन नए जजों के शपथ ग्रहण के बाद अब हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या 44 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है। इंद्राणी मुखर्जी पिछले 6 साल से जेल में बंद हैं, जिसके आधार पर कोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश दिया। साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साइबर सुरक्षा निर्देशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दस्तावेज जारी किए। FAQ भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने सूचना सुरक्षा प्रथाओं, प्रक्रिया रोकथाम, प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। तेज हवाओं के कारण कटरा के देवा माई के जंगल में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग और फायर ब्रिगेड संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। नई दिल्ली में देवर्षि नारद पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में देश भर के 12 पत्रकारों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जहां केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान मौजूद रहे, तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र द्वारा आयोजित देवर्षि नारद पत्रकार सम्मान 2022 में विभिन्न क्षेत्रों में पत्रकारिता के माध्यम से उत्कृष्ट सेवा करने वाले पत्रकारों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सम्मानित किया गया।
इसमें वरिष्ठ पत्रकार बलबीर पुंज को आजीवन सेवा नारद सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रसार भारती के उमेश चतुर्वेदी को जहां उत्कृष्ट स्तंभकार नारद सम्मान दिया गया, तो वहीं न्यूज रूम सहयोग नारद सम्मान के लिए डीडी न्यूज के सुरेश जायसवाल को सम्मानित किया गया। और आगे बढ़ेंगे और खेल से जुड़ी एक खबर और हम महिला विश्व मुक्केबाजी की अगर बात करें तो फाइनल में निकत जरीन पहुंची थी और खबर यह है कि उन्होंने फाइनल में ये मुकाबला जीत लिया है और इस तरह से एक बड़ी जीत हाथ लगी है भारत के। और निकत जरीन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी और उन्होंने वहां पे जीत हासिल की है। और इसके साथ न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।